नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम लगातार जैनसोल इंजीनियरिंग के कारनामों पर वीडियो बना रहे हैं और हम बार बार ये आपसे निवेदन कर रहे हैं कि इस कंपनी में कुछ गड़बड़ है और इस कंपनी की सेबी से जांच होनी चाहिए। और आखिरकार सेबी ने इसकी जांच कर ली। वैसे ये जांच काफ़ी पहले से चल रही थी क्योंकि सेबी को इनके बारे में काफ़ी पहले से शिकायतें मिल रही थी और इनके खिलाफ यानी जैनसोल के प्रमोटर्स के खिलाफ सेबी ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार जो अनमोल सिंह जग्गी जो सीईओ हैं और जो पुनीत सिंह जग्गी जो प्रमोटर हैं कंपनी के, वैसे ये दोनों प्रमोटर हैं, ये दोनों भाई हैं और दोनों प्रमोटर हैं जैनसोल इंजीनियरिंग के, उनको डायरेक्टर पद से हटाने के सेबी ने आदेश दिए हैं और अगले आदेशों तक ये दोनों भाई सिक्योरिटी मार्केट में किसी तरह की डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर्स की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ, तो इसका A to Z हमने 29 पेज का जो सेबी का ऑर्डर है वो पूरा पढ़ा है और आपके सामने उस ओरिजिनल कॉपी को पढ़कर उसका सार आपके सामने प्रस्तुत करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब बात ये है कि ये जो कारनामे ये लोग करते हैं, इसमें कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी कंपनी कैसी है। यानी कि एक हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने ये कहा था कि कैसे आखिर पता लगे कि कंपनी का प्रमोटर चोर है। तो बात ये है कि एक हिंट तो आपको तब लगेगा जब कोई व्यक्ति उससे जब प्रश्न पूछा जाए, कोई डिस्टर्बिंग क्वेश्चन पूछा जाए या कोई डिफ़िकल्ट सवाल उससे पूछा जाए, तो वो उस बात का जवाब देने की बजाय वो अगर देशभक्ति की बातें करने लगे या देश के लिए कंपनी काम कर रही इसकी बातें करने लगे या वो ये बताने लगे कि मेरे परिवार का देश के लिए क्या योगदान है, मेरे पिताजी फ़ौज में थे और मेरे पिताजी ने फ़ौज के लिए या मेरे देश के लिए बहुत बड़ा काम किया और मैं फ़ौजी का बेटा हूँ इसलिए मैं पीछे नहीं हटूँगा, तो इस तरह की जब बातें कोई आदमी करने लग जाए ना, तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की आशंका है। एक लिमिट तक देखिए हर आदमी के अंदर देशभक्ति के जज्बा होता है और होना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई व्यापारी आवश्यकता से अधिक इस तरह की बातें करने लगे तो वो भी आप ये समझ लीजिए, और वो प्रॉपर आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे तो आप ये समझ लीजिए वो रेड फ्लैग है। अब ये सारी घटना क्या है, ये जैसे जैसे मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूंगा तो मैं आपको स्पष्ट करता चलूँगा। अभी मैं आपको जो सेबी का जो ऑर्डर है उसके बारे में मैं आपको, सेबी ने जो कमेंट किया है अपने ऑर्डर में और बहुत ही ख़राब कमेंट किए हैं कंपनी के बारे में, आपको उसकी डिटेल पहले मैं पढ़ के सुनाता हूँ। तो देखिए उन्होंने क्या कहा है सेबी ने, कंपनी में आंतरिक नियंत्रण बिल्कुल ख़त्म हो गया था। यानी कि हर आदमी अपनी मर्जी कर रहा था। यानी आंतरिक नियंत्रण का मतलब ये है कि एक चेक एंड बैलेंस होता है कि एक व्यक्ति CFO जो है वो फाइनेंस का कंट्रोल करेगा और फाइनेंस में कोई गड़बड़ी होने पर CFO जिम्मेदार होगा और MD जो है और CEO है वो डे टू डे ऑपरेशंस में पूरा कंट्रोल रखेगा कि कंपनी के हित में और शेयर होल्डर के हित में काम किया जाए। तो इन्होंने लिखा है, सेबी ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि इस कंपनी में इंटरनल कंट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया था, कॉरपोरेट गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं थी और प्रमोटर कंपनी को ऐसे चला रहे थे जैसे वो एक प्रॉपराइटरी फर्म हो। प्रॉपराइटरी फर्म क्या होती है, जैसे दुकान होती है, एक दुकान में एक दुकानदार होता है, वो अपनी मर्जी का अपना पैसा लाता है और पैसे से सामान खरीदता है और मर्जी आता है, चाहे वो पर्सनल खर्चे में काम मिले या अपने घर वालों को दे या सामान खरीद के लाए या कुछ और करे, तो ऐसे। लेकिन कंपनी का जो पैसा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपनी जो होती है वो एक लीगल पर्सन होती है, वो व्यक्ति की तरह होता है, आप और हमारी तरह। एक बार जब उस कंपनी का जन्म हो जाता है तो वो प्रमोटर से अलग हो जाता है और उसका पैसा कोई भी प्रमोटर, कोई भी व्यक्ति उससे ले नहीं सकता। केवल उस कंपनी के शेयर होल्डर और उस कंपनी के हित में ही उस पैसे को लगाया जा सकता है। फिर जो सेबी का अगला कमेंट है वो ये है, प्रमोटर द्वारा कंपनी के पैसे का इस्तेमाल निजी खर्चों के लिए इस तरह से किया गया जैसे प्रमोटर का गुल्लक हो।
मर्जी आए जब पैसा निकाल लिया, जब जब आया वो मिट्टी का गुल्लक, और जो पिगी बैंक एक होता है बच्चों का जिसमें वो सिक्के डालते हैं, जमा करते हैं, तो जब भी मर्जी चाहे वो खोला और आइसक्रीम लिया, जब मर्जी चाहा कोई बिस्किट्स ले आए, जब मर्जी चाहा उसको खोला कुछ और अपना खिलौना ले आए। तो ये सेबी का कमेंट। फिर आगे कमेंट सेबी ने किया है, कंपनी के प्रमोटर द्वारा कंपनी के कर्जे को अपने मनमाने ढंग से इस्तेमाल किया गया, न कि उस उद्देश्य के लिए जिसके लिए कर्जा लिया गया। कंपनी के लिए जो कर्जा लिया गया उसको कंपनी के प्रमोटर ने ये सोचा ये तो मेरा पैसा है, लूंगा मैं, मर्जी आए जैसे मैं इसको खर्च करूंगा। फिर कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग पहले ही बहुत कम हो गई है और ये खतरा है कि नादान निवेशक, वो रिटेल इन्वेस्टर की बात कर रहा है सेबी, कि नादान निवेशक को ये शेयर और भी ऑफलोड कर दी जाएं। अतः आवश्यक है कि एक रेगुलेटरी एक्शन द्वारा निवेशकों को ये बताया जाए कि कंपनी में क्या गड़बड़ चल रही है। देखिए किस तरह के कमेंट सेबी कर रही है। इसके बाद उन्होंने जो ऑर्डर दिया है, उन्होंने 4 ऑर्डर किए हैं। वो क्या है, जैसे मैंने 2 ऑर्डर मैंने आपको पहले बताए, जैसे अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी कंपनी के डायरेक्टर नहीं रहेंगे, ये ऑर्डर नंबर 1 है। जैनसोल, अनमोल सिंह जग्गी और पुनीत सिंह जग्गी ये शेयर मार्केट में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील नहीं कर पाएंगे। अब ये जैनसोल का नाम इसलिए आया है कि जो कंपनी होती है ना वो भी अपने बिहाफ पे ट्रेड कर सकती है, आप और हम जैसे है ना वैसे शेयरों की खरीद फरोख्त कर सकती है वो, जैसे वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। तो इसलिए 3 लोगों का यानी 3 एंटाइटीज़ का नाम दिया है कि शेयर मार्केट में ये डील नहीं कर पाएंगे। उसमें 2 तो प्रमोटर हैं और एक जैनसोल कंपनी खुद है। फिर इन्होंने अभी कुछ समय पहले ये डिसाइड किया था, यानी कंपनी ने ये डिसाइड किया था, हम 10 शेयर जो जिसकी कंपनी की जो 10 शेयर हैं, 1 शेयर है उसके बदले में 10 शेयर जारी कर देंगे, यानी कंपनी के शेयर्स का स्प्लिट कर देंगे। तो सेबी ने इस चीज़ को एक खतरा माना कि जब छोटा शेयर हो जाता है, छोटी दाम का शेयर हो जाता है, तो रिटेल इन्वेस्टर उसके पीछे ज़्यादा भागता है। तो सेबी को ये खतरा था कि कहीं अगर इन्होंने स्टॉक स्प्लिट कर दिया तो उसके बाद इस शेयर में और भी रिटेल इन्वेस्टर फंसेंगे, इसलिए उस चीज़ पर भी शेयर के स्प्लिट करने पर भी सेबी ने रोक लगा दी है। दूसरी, और इसके अलावा जो लास्ट ऑर्डर उन्होंने दिया है वो ये है कि जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स में हमारा जो वीडियो है उसमें हमने बताया था कि राजेश एक्सपोर्ट्स में आप कृपया किसी भी तरीके से एवरेजिंग मत कीजिए, क्योंकि सेबी ने उसकी फॉरेंसिक ऑडिट यानी कि आपके खाते भाई सही हैं या नहीं हैं इसकी ऑडिट कराने के आदेश दे दिए हैं। तो ऐसे ही फॉरेंसिक ऑडिट के आदेश सेबी ने जैनसोल इंजीनियरिंग के खाते बही के लिए भी दे दिए हैं। अब बात ये है कि जब इनमें से कुछ निकल के आएगा तो क्या क्या निकल के आएगा, और कंपनी का शेयर पहले ही 1100-1200 रुपये से 136 रुपये हो गया। जो हमने कल के हमारे जो वीडियो जिसमें हमने ये बोला था कि ये वाले वो शेयर हैं जिसमें कंपनी के शेयर, कुछ कंपनी के शेयर्स जो हैं 94% तक गिर गए हैं, उसमें इस कंपनी का शेयर 1100 रुपये जो शायद जून जुलाई 2024 में भाव था, अब 136 रुपये रह गया है। शेयर होल्डर्स की वेल्थ को बनाने की बात तो छोड़िए, शेयर होल्डर्स का तो उन्होंने इन दोनों प्रमोटर्स ने और जैनसोल कंपनी ने कचूमर निकाल दिया है। खैर, अब आगे बात शुरू करूं उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर किसी कंपनी के बारे में आपको जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। तो अब बात करते हैं कि सेबी ने अपनी जो इनकी इंक्वायरी थी उसमें क्या क्या उसने पाया। तो देखिए, सेबी ने पहली चीज़ तो ये पाई कि किस तरीके से रिटेल इन्वेस्टर हाइप के थ्रू या किसी भी तरह से, मतलब इसका सोलर कंपनी से रिलेटेड या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो ये कंपनी थी, और भी 1-2 कंपनीज हैं जिनका नाम मैं लेना उचित नहीं समझता, समय आने पर वो मैं आपको उसके बारे में इंडिकेट करूँगा। कुछ उनमें अगर कुछ गलत डेवलपमेंट हुए तब मैं आपको उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन फ़िलहाल सेबी ने ये कहा है कि कंपनी ये जो है इसने एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये 2019 में लिस्ट हुई और जुलाई 2023 में ये बीएसई और एनएसई के मेन बोर्ड यानी मेन प्लेटफॉर्म पर ये आई। जब 2020 में जब ये लिस्टिंग हुई इसकी बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे जैनसोल इंजीनियरिंग की, तब इसमें मात्र 155 शेयर थे।
155 शेयर होल्डर थे, मात्र 155 शेयर होल्डर। और 31 मार्च 2025 यानी पिछले महीने ये जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके एंड में ये शेयर होल्डर बढ़कर 1,09,872 हो गए। 1,09,872 कहाँ से? 155 शेयर होल्डर से। और प्रमोटर की शेयर होल्डिंग जो 2020 में 70.72 थी, यानी करीब करीब 71% थी, वो घटकर 35% आ गई। इसका मतलब क्या है? अधिकतर शेयर्स जो हैं इन्होंने ये अपने ऊंचे दाम पर बेच दिए प्रमोटर्स ने, और ये सारे शेयर जो है ना ये आ गए हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास। अब सेबी की जो इंक्वायरी शुरू हुई उसकी टाइमलाइन मैं आपको बताता हूँ। तो सेबी को जून 2024 में शेयर मैनिपुलेशन और फंड डाइवर्जन की जानकारी मिली कि ये लोग शेयर का मैनिपुलेशन कर रहे हैं और जो फंड कंपनी के हैं उसको अपने निजी हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। तब से सेबी जागरूक होकर इस कंपनी के पीछे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब जो ट्रिगर डेवलप हुआ जिसमें एक्टिवली सेबी पिक्चर में आ गई, वहाँ पर ये हुआ कि जैसे हमने अपने वीडियो में पहले भी बताया था कि मार्च 3 और 4 को जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उन्होंने इनकी रेटिंग को डिफ़ॉल्ट कर दिया, यानी कैटेगरी डी डाल दिया। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये बता दिया कि कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में असफल रही है। अब यहाँ से इस कंपनी के सारे कारनामे जो है ना वो जाहिर होंगे। अब आप धीरे धीरे करके मैं आपको बताता हूँ। और इकरा ने, एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जो दो रेटिंग एजेंसीज थी बेसिकली जिन्होंने इनकी रेटिंग को डिफ़ॉल्ट में डाला, तो एक थी केयर और दूसरी थी इकरा। तो इकरा ने इनको ये कहा कि कंपनी ने हमें जो डॉक्यूमेंट पेश किए हमारे सामने कि हमने कोई, जैसे होता ये है कि जब आप किसी कंपनी से, किसी इंस्टीट्यूशन से या बैंक से कर्जा लेते हैं और उसकी रेटिंग करवाते हैं आप, तो रेटिंग एजेंसी को हर महीने आपको एक रिपोर्ट देनी पड़ती है कि आपने क्या टाइमली पेमेंट कर दिया। तो ऐसी रिपोर्ट जो है ना इन्होंने फर्जी दे दी इनको, किसको? क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को जब ये बात पता लगी कि ये डॉक्यूमेंट इन्होंने फर्जी दिए और उन्होंने एक्चुअली डिफ़ॉल्ट कर दिया, तो उन्होंने इसकी रेटिंग डी की। लेकिन अब ये कब हुआ? ये मार्च, पिछले महीने मार्च 3 और 4 को ये किस्सा हुआ। अब 5 मार्च को कंपनी ने एक लेटर जारी करती है, किसके हस्ताक्षर से? अनमोल सिंह जग्गी सीईओ के हस्ताक्षर से, और वो ये कहती है हमने कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। और उसके बाद ये संजय टीवी पे आते हैं और वहाँ पर ये कहते हैं कि मेरे पास बहुत सफिशिएंट लिक्विडिटी है, मैंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया। हमारे प्रमोटर जो हैं वो शेयर बाज़ार में से, वो हमारे प्रमोटर्स कंपनी में पैसा डालने को तैयार हैं और हमारे को हम इतनी गाड़ियाँ बेच देंगे कुछ, और हम एक सब्सिडरी में पैसा लगा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या। और उस टाइम भी मैंने आपको ये कहा था कि ये इसकी जो बातें हैं, इनकी जो बातें हैं, ये बिल्कुल जो है ना बेसिर पैर की लगती है, बेतुकी लगती है, और इस बारे में सेबी की जांच होनी चाहिए। आप चाहें तो वो पुराने करीब 3 या 4-5 मार्च के आसपास का जो वीडियोज़ हैं, आप चाहें तो उनमें ये सब चीज़ें जो हमने बताई है वो आप देख भी सकते हैं। इन्होंने आके चैनल को इंटरव्यू दिया और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर, भोले रिटेल इन्वेस्टर है, उन्होंने उस पर विश्वास भी कर लिया। और वो ये कहते हैं कि एक दो हमारे दर्शकों ने कमेंट भी किया, नहीं साहब, उसने, आप कह रहे हैं वो डिफ़ॉल्ट किया है, लेकिन उन्होंने, बेचारों ने तो कोई डिफ़ॉल्ट ही नहीं किया। उन्होंने टीवी पे आकर ये कहा है कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। तो ठीक है, अगर कोई दर्शक नहीं जानना चाहता या इतना भोला है या इतना ना समझ है या उसको शेयर बाज़ार के बारे में जानकारी नहीं है और वो प्रमोटर के कहे अनुसार अगर चलना चाहता है, तो ये चीज़, हानि लाभ तो देखिए शेयर होल्डर का खुद का होता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे सामने जो फैक्ट आता है मैं आपको वैसे का वैसा उसको रखने की कोशिश करता हूँ। तो अब क्या हुआ कि जब ये वाली चीज़ हो गई कि जो जैनसोल इंजीनियरिंग ने तो ये कह दिया साहब मैंने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, ना मैंने कोई झूठा कोई हमने दस्तावेज़ दिया है, तो ये बात जब सेबी के पास पहुंची तो सेबी ने जो रेटिंग एजेंसीज को बुलाया और उनसे पूछा कि भाई आखिरकार ये मामला क्या है। वो तो कह रहा है डिफ़ॉल्ट नहीं किया और आप कह रहे हो डिफ़ॉल्ट कर दिया। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कहा कि साहब हमने जो है ना इनसे, यानी जैनसोल इंजीनियरिंग से हमने ये मांगा कि भाई लोन का स्टेटमेंट आप दे दो, यानी कि जब आप लोन किसी से लेते हैं और उसको चुकाते हैं तो साथ में एक स्टेटमेंट आता है कितना कितना आपके पास कब चुकाया आपने। तो इन्होंने ये कहा कि हम हमारी रेटिंग को
पुख्ता करने के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने जैनसोल से ये कहा कि हमारी क्रेडिट रेटिंग को पुख्ता करने के लिए आप हमें वो लोन के डॉक्यूमेंट दे दो जिसमें ये लिखा हुआ है आपने इतने इतने कर्जा इतने इतने टाइम पे चुकाया तो हम मान लेंगे। तो इन्होंने जो है जैनसोल वालों ने हमको बाकी सारे डॉक्यूमेंट दे दिए लोन से रिलेटेड, लेकिन दो एजेंसीज के पीएफसी और इरेडा उसके दोनों के डॉक्यूमेंट नहीं दिए जिनसे इन्होंने सब्सटेंशियल कर्जा ले रखा था। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहा कि जैनसोल ने जब कंपनीज ने ये मतलब क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जब जैनसोल से ये कहा कि भाई आप ये दो कंपनीज के डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे हो, तो जैनसोल ने कहा कि साहब ऐसा है, हमको जो है ना हमारे पास एक कंडक्ट लेटर है, किसका, पीएफसी का और इरेडा का। अब ये कंडक्ट लेटर क्या होता है कि भाई ये टाइमली पेमेंट कर रहे हैं। पीएफसी और इरेडा ये कह रही है जैनसोल इंजीनियरिंग के लिए एक लेटर देके कि साहब ये टाइम से पेमेंट कर रहे हैं। तो ये लेटर उन्होंने किसको दिखाया, ये दिखाया क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को, और जैनसोल वालों ने साथ में यही कहा कि साहब अब हमको आपकी रेटिंग की आवश्यकता नहीं है, हम पीएफसी और इरेडा से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले आए हैं। अब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की क्यों आवश्यकता पड़ती है कि जो कर्ज देने वाला होता है ना वो जो है वो रेटिंग करवाता है, कंपनी की रेटिंग करवाता है कि ये मेरे को वापस करेगी कि नहीं करेगी। तो अगर रेटिंग को अगर नहीं करवानी या रेटिंग को वापस लेनी होती है तो उसका नो ऑब्जेक्शन यानी जो उधार देने वाला है उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कंपनी को चाहिए होता है। तो साहब उन्होंने जैनसोल वाले ने कहा कि साहब अब हम आपको, अब हमें केयर और इकरा, हमें अब आपकी रेटिंग की आवश्यकता नहीं है, ये तो लो कंडक्ट लेटर जिसमें हमने उनका सारा जो है पेमेंट टाइम से कर रहे हैं, हमारा कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, और दूसरी बात ये जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लो, अब हमको आपकी कृपया हमको आपसे रेटिंग नहीं करवानी, ठीक है, और हमारे जो लेंडर्स है उसको कोई आपत्ति नहीं है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज वाले का माथा ठनका, कह रहे भाई ये ऐसे कैसे हो रहा है कि क्रेडिट जो है वो लेंडर ये कह रहा है नहीं नहीं ऐसा जो हमको तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमको तो क्रेडिट रेटिंग करवानी नहीं है। तो उन्होंने जाके पीएफसी और इरेडा से कांटेक्ट किया और उन्होंने वो लेटर दिखाया कि साहब ये लेटर आपने इशू किया है, तो उनके तो कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो लेटर ही पुराना कंप्लीटली फर्जी है, हमने कभी ये लेटर दिया ही नहीं। अब आप ये देखिए, ये जो कंपनी है जैनसोल वाले फर्जी लेटर तैयार कर रहे हैं और बात देशभक्ति की करते हैं और बात शेयर होल्डर्स के हित की करते हैं। और आगे अभी तो मैं आपको आगे कारनामे और बताऊंगा इनकी, जहां पर इन्होंने किस तरीके से किन किन मदों पर खर्चे किए हैं खुद के लिए कंपनी से पैसा लेकर और किस तरीके से किए वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर सेबी ने जब ये सारा किस्सा हो गया तो सेबी ने डायरेक्ट पीएफसी और इरेडा को बुला लिया कि भाई यार बताओ तो सही है चक्कर क्या है यार, वो कह रहा है डिफ़ॉल्ट नहीं किया ये और फर्जी लेटर दिखा रहा है, तो कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है क्या। तो पीएफसी और इरेडा ने ये कहा कि साहब ये जो आपको पास 3 और 4 मार्च को इन्होंने डिफ़ॉल्ट की रेटिंग इनको दे दी, वो तो साहब ये तो डिफ़ॉल्ट तो 31 दिसंबर से चल रहा है इनका, 31 दिसंबर 2004 को 2024 से चल रहा है ये तो डिफ़ॉल्ट। मतलब क्या हुआ, हर महीने के शुरू में पिछले महीने की रिपोर्ट जाती है। जैसे जनवरी में जो रिपोर्ट आएगी कि हमने पूरा पेमेंट कर दिया है, तो कब की रिपोर्ट आएगी, वो दिसंबर की रिपोर्ट आएगी। तो इनके पास इन्होंने दिसंबर में डिफ़ॉल्ट कर दिया था 31 दिसंबर को, लेकिन जनवरी में ओके रिपोर्ट दे दी कि हमने सारा पैसा चुका दिया। फिर इन्होंने जनवरी में डिफ़ॉल्ट फिर किया और उसकी रिपोर्ट इन्होंने फरवरी में दे दी कि हमने सारा पैसा चुका दिया, और फरवरी में इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया और उसके बाद मार्च में वो 3 और 4 मार्च का जो कांड हुआ तो वो 3 और 4 मार्च को फिर उन्होंने कह दिया और वहाँ ये पकड़ में आ गए और ऐसे इनका भेद खुल गया। तो ये डिफ़ॉल्ट, तो अब आप ये देखिए, आप फर्जी लेटर बना रहे हो, आप फर्जी जो है बातें कर रहे हो, आप फर्जी सेलिंग अपनी जो बैलेंस शीट है उस पर आप ये बता रहे हो मेरे पास मैंने इतना कर्जा इस काम के लिए लिया है और वो काम के लिए आप पैसे को इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, और टीवी पे आके झूठी सच्ची आप बातें कर रहे हो। तो ये किसका गुण है? क्या एक शरीफ आदमी के गुण है? ये एक चोर प्रमोटर के गुण है। अब देखिए इन्होंने क्या किया है। अब जो असली किस्सा है ना, जहां से इन्होंने पैसा खुर्द बुर्द किया है, वो पीएफसी और इरेडा से जो लोन लिए गए हैं ना, उन्होंने ये उन लोन्स को अपने निजी इस्तेमाल के लिए, निजी हित के लिए या निजी कामों के लिए उसका प्रयोग किया है, जबकि वो किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इरेडा और पीएफसी से दिए गए थे। ठीक है, अब देखिए क्या होता है।
इनका जो है पीएफसी और इरिडा ने इनको 664 करोड़ का लोन दिया 6400 ईवी व्हीकल खरीदने के लिए। वो ईवी व्हीकल जो है इनको एक ब्लू स्मार्ट करके इनकी एक और कंपनी है जो मतलब इसी से रिलेटेड है, जेनसोल की सब्सिडरी नहीं है, लेकिन जेनसोल के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मतलब जेनसोल और ब्लू स्मार्ट जो है ना आपस में मिली हुई कंपनीज हैं, ठीक है। इनके प्रमोटर एक हैं और एक को अगर नुकसान होता है तो दूसरे को फायदा होता है, और वो प्राइवेट लिमिटेड है। वो जो ब्लू स्मार्ट है वो प्राइवेट लिमिटेड है, उसमें जो फायदा होगा तो जो उसके ओनर होंगे उनको होगा, या उसके जो प्रमोटर होंगे और उसके जो शेयर होल्डर होंगे प्राइवेट कंपनी उसको होगा। हमारे जेनसोल के वालों को फायदा नहीं हुआ, तो जेनसोल को इन्होंने एक दुधारू गाय बना रखा था। और हित किसका मारा जा रहा था? जो आपके और हमारे जैसे शेयर होल्डर्स का। तो बात यह है कि इन्होंने 6400 ईवी व्हीकल के लिए इरेडा और पीएफसी से 664 करोड़ का लोन लिया, जिसमें इनको 20% खुद को देना था। तो ऐसे टोटल मिला के वो 830 करोड़ होता था। तो 830 करोड़ रुपए के अगेंस्ट में इन्होंने 4704 ईवी मतलब 6400 व्हीकल खरीदने थे 830 करोड़ में, लेकिन इन्होंने 4704 ईवी व्हीकल ही खरीदे कितने में? 568 करोड़ में। तो ये जो बाकी का 830 में से जो 568 करोड़, ये 262 करोड़ थे ना, ये खुर्द बुर्द इन्होंने कर दिए। अब सेबी ने ये कहा कि भाई ये पता लगाया जाए कि ये 262 करोड़ आखिर गए कहाँ। 262 करोड़ क्या छोटी मोटी रकम होती है? ठीक है, सेबी ने अब ये पता लगाने की कोशिश की, तो इनको ये बात पता लगी कि साहब इन्होंने तो कंपनी का जाल बिछा रखा है और जेनसोल से पैसा लेते हैं। वो ये एक गो ऑटो करके ईवी सप्लायर है इनका, उसको देते हैं, ठीक है। उससे वापस किसी तीसरी कंपनी में ट्रांसफर करवाते हैं और उससे एक चौथी कंपनी में ट्रांसफर करते हैं। वो तीसरी और चौथी कंपनी इनकी खुद की है और वहां से इनके जेब में जाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, सितंबर 30, 2022 में इनके पास लोन आया कहाँ से? पीएफसी और इरेडा से। कितने का? 71.39 करोड़ का, राउंड फिगर में 71 करोड़ समझ लेते हैं। अपना 20% स्टेक वगैरह मिलो के 94 करोड़ के आसपास जो है ना वो ये अमाउंट होता था। इन्होंने क्या किया, उसको गो ऑटो को 93 करोड़ का पेमेंट कर दिया, ताकि ये पता लग जाए कि साहब हमने 93 करोड़ का पेमेंट कर दिया और अब ईवी की गाड़ियाँ आएंगी। और उसको उधर कह दिया भैया तू 50 करोड़ रुपए हमको दे दे। तो 50 करोड़ रुपए उसने इनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है कैपब्रिज करके उसको ट्रांसफ़र कर दी। अब उस कैपब्रिज जो इनकी कंपनी थी उसने क्या किया इस पैसे का? उसने इस 50 करोड़ में से 43 करोड़ 43 करोड़ जो है ना वो डीएलएफ को दे दी। अब ये डीएलएफ पिक्चर में कहाँ से आया? अरे डीएलएफ में इनकी माता जी ने एक फ्लैट बुक कराया था डीएलएफ कैमेलिया में, वो 5 करोड़ रुपए दे के। अब साहब इन्होंने क्या किया, वो जो कैपब्रिज कंपनी है वहाँ से 43 करोड़ डीएलएफ को ट्रांसफ़र करवा दिए और वो जो फ्लैट है ना इनके माताजी के नाम करवा दिया, जो ऑलरेडी माताजी 5 करोड़ से बुक करवा चुकी थी, जसमिंदर कौर जी, ठीक है। अब ये 5 करोड़ कहाँ से है उनके पास? ये 5 करोड़ भी घुमा फिरा के उसी रास्ते से, जेनसोल से किसी एक कंपनी को, उस कंपनी से दूसरी कंपनी को, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी को और तीसरी कंपनी से माताजी को। अब माताजी के पास वो रकम आ गई, उन्होंने फ्लैट बुक करा दिया, अदर बाकी 45 करोड़ जो है वो और ले लिया, ठीक है। अब टोटल हो गए 50 करोड़, आपने फ्लैट खरीद लिया, वो आपका नाम का हो गया, ठीक है। अब वो 5 करोड़ तो कम से कम जैनसोल को भिजवा दो। वो जैनसोल से वो जो बाकी बचा हुआ 5 करोड़ जो है ना, जो माताजी के पास था जिससे उन्होंने बुकिंग कराई, वो भी फिर अभी किसी तीसरी कंपनी को ट्रांसफ़र कर दिया। वो पैसा किसी और का नहीं है, वो आपके और हमारे जो शेयर होल्डर है ना उनका पैसा है वो। इसलिए आप कभी ये गलतफहमी मत करिएगा कि प्रमोटर और जो कंपनी जो है, तो प्रमोटर की कंपनी होती है, ठीक है। प्रमोटर आप और हमारे जैसा ही एक शेयर होल्डर है, ठीक है। हाँ, उसके पास उसके पास नंबर ऑफ शेयर ज़्यादा हैं, इसलिए वो कंपनी में अपनी बात रख सकता है। आप और हमारी इतनी आवाज़ नहीं होती। वैसे टेक्निकली आप और हम, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, और अगर आप उन कंपनी में शेयर होल्डर हैं तो आपका स्टेटस एज अ शेयर होल्डर उन्हीं के बराबर है। फिर क्या है साहब, अब ये हो गया। अब जब ये वाला कि भाई 50 करोड़ जो तुमने भाई, ऐसे इन्होंने कई ट्रांजैक्शन कर रखे थे,
जैसे मैंने बताया 830 करोड़ का टोटल अमाउंट था, जिसमें 6,400 करोड़ से इनको 6,400 व्हीकल्स ईवी इनको खरीदने थे। अब गो ऑटो वाले को बुलाया, भैया तू ये क्या कर रहा है, ये जैनसोल से पैसा आता है, तू उस पैसे को वापस भेज देता है, तो ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो कह रहा है भाई मैं तो व्यापारी हूँ, ये कहेंगे कि भाई इतने माल मुझे भेज दे और बाकी पैसे उसको ट्रांसफर कर दे, तो मैं तो माल उतने का ही भेजूंगा, मेरे एक्सेस पैसा आ गया वो वापस कर दूंगा। भाई मुझे क्या लेना देना, मैं तो जितने का पैसा मेरा आता है ना, मैं तो व्हीकल उतने का ही देता हूँ। अब ये कहते हैं नहीं साहब मेरे को 93 करोड़ मैंने तेरे को ट्रांसफर किया ना, उसमें से 50 करोड़ तू कैब ब्रिज को ट्रांसफर कर दे तो मैं कर दूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। बात भी सही है। खैर फिर क्या हुआ, उसने ये कहा कि तुमने ये व्हीकल जो है ना, अब उसने जो गो ऑटो वाला जो है ना, उसने एक अलग कहानी सुनाई कि साहब ये इतने बड़े जो लेना देना जो हो रहा है ना, इतने इन्होंने 2022 से इन्होंने चला रखा है ये धंधा, अब तो मैं तो अब इनसे कोई धंधा ही नहीं करूँगा, मैं इनको कोई व्हीकल ही सप्लाई नहीं करूँगा। तो सेबी ने पूछा भाई क्यों, कि बोले मैं इनसे 50 करोड़ मांगता हूँ। फिर जैनसोल को बुलाया, भाई ये 50 करोड़ मांगते हैं क्या, तुमको तो पूरा इरेडा और पीएफसी ने तुमको पूरा पैसा दे दिया था और 20% तुमको मिलाना था और 6400 व्हीकल तुमको खरीदने थे, तुमने तो 4704 व्हीकल ही खरीदे हैं, तो बाकी व्हीकल्स का और ये पैसा कहाँ गया। तो वो कहते हैं उन्होंने जैनसोल वालों ने अपने हिसाब किताब बता दी, बोले हम इससे जो है ना 21.25 सवा 21 करोड़ मांगते हैं। और उसी एक जो उनको लिखित में सेबी को दिया उन्होंने, और उसी में लिखित सेबी के इस ऑर्डर में ये लिखी हुई है बात कि एक तरफ तो जैनसोल ने ये तर्क दिया कि हम गो ऑटो वालों से 21.25 करोड़ मांगते हैं, और उसी लेटर में उन्होंने ये भी लिखा कि हम अगर कंसोलिडेटेड बेसिस ले लेना तो हमको 5.37 करोड़ गो ऑटो को पे करने हैं। तो इन्होंने स्पेशल हाईलाइट किए, इसका मतलब इनका हिसाब किताब सही नहीं है बिल्कुल भी। कैसे मैनेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता नहीं। अब सेबी ने और आगे इन सब चीज़ों को खंगाला तो उनको ये पता लगा कि 25 करोड़ 16 लाख रुपया तो हमारे जो सीईओ साहब है ना, अनमोल सिंह जग्गी, उन्होंने अपने पर्सनल काम के लिए लिए हैं। अब आप सुनिएगा उनके पर्सनल काम आप क्या क्या हैं। 26 लाख रुपए का तो टेलर मेड का एक कंपनी है टेलर मेड, उसके किट आता है गोल्फ किट, 26 लाख का तो उन्होंने गोल्फ किट खरीदा है। किसके पैसे से, आपके और हमारे पैसे से। 23 लाख रुपए आईसीआईसी सिक्योरिटी में कोई या तो ट्रेडिंग की है इन्होंने, ठीक है, आईसीआई सिक्योरिटीज़ जो अपने ब्रोकर है उसमें, तो या तो इन्होंने शेयरों की खरीद फरोख्त की है या कुछ किया है इन्होंने। 23 लाख वहाँ लगाए, 20 लाख जो है वो जबेर मेहंदी को दिए हैं। और वो जबेर मेहंदी कौन है, ये जबीर मेहंदी साहब वो हैं जो अभी एक सीएफओ साहब थे जैन साहब, उनको ये जब डिफ़ॉल्ट की बात आई ना, जब क्रेडिट रेटिंग डी हो गई और हल्ला मच गया, तब उस टाइम जैन साहब थे, उससे पहले ये जबीर मेहंदी साहब थे सीएफओ। तो जबीर मेहंदी को जैन साहब को हटा के मार्च में जैन साहब को हटा के जबीर मेहंदी साहब को सीएफओ बना दिया गया। और उस टाइम भी मैंने ये आपको कहा था कि ऐसा लगता है कि ये जबीर मेहंदी साहब इनके खास आदमी, और वो चीज़ सामने आ गई है। अच्छा, वो जैन साहब की तो दुर्गति और भी हुई, उनका या तो इन्होंने पेमेंट रोक लिया, कुछ हुआ, तब ये हल्ला मचाना कि यार सीएफओ क्यों चला गया। तो उन्होंने सीएफओ से लिखवाया, बाकायदा डिस्क्लोजर है, ये साइट पे डिस्क्लोजर है। उन्होंने बेचारे सीएफओ इतना बड़ा पोस्ट का आदमी, उससे लिखवाया कि मैंने तो जानबूझ के छोड़ा है, मैं कैरियर में प्रोग्रेस करना चाहता हूँ और मैं तो कोई अन्य कंपनी में जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने छोड़ा, मेरा और कोई कारण नहीं है। अब आप बताइए कि ऐसे दबाव डाल के कोई आदमी इस तरह का लेटर लिखता है क्या? सीएफओ जैसा आदमी इस तरह से लेटर लिखेगा रेजिग्नेशन देने के 4 दिन बाद? तो आप समझिए किस तरह के वर्क कल्चर उसमें है, किस तरह के लोग दबाव में, और किस तरह के ये जो प्रमोटर है ना, ये बात देशभक्ति की करते हैं और काम जो है ना फर्जीवाड़े का करते हैं, दबाव डालते हैं अपनी कर्मचारी पर कि ऐसे लिख के जा, नहीं तो तेरी तनख्वाह नहीं देंगे। यही कहा होगा और क्या कहा होगा, वरना क्यों बेचारा कोई आदमी ऐसे लिखेगा। अब देखिए, तो 20 लाख जबीर मेहंदी को दिया। टाइटन कंपनी जो है उसमें या तो घड़ी खरीदी होगी या कुछ और गैजेट खरीदा होगा, तो वहाँ पर या सोना वोना कुछ खरीदा होगा, तो 17,28,350। फिर डीएलएफ होम्स, वहाँ पर 11,75,000 का खर्चा किया। एक
एक होटल और स्पा में जाके इन्होंने मस्ती की और वहाँ पे 10,37,000 खर्चा किया। क्रेडिट कार्ड पे 9,95,000 खर्च कर दिया। मेयो डिज़ाइन को डिज़ाइनर कपड़े वपड़े इन्होंने खरीदे होंगे 8 लाख का। मेक माई ट्रिप पर जो है 3 लाख खर्च किया। तो कहीं फॉरेन ट्रिप की है साहब। अरे पैसा है जैन सोल के, अगर सीईओ और एमडी हैं तो प्रमोटर हैं तो फिर क्या है, छोटा मोटा काम थोड़ी करते हैं। तो ऐसे 25 करोड़ 16 लाख रुपए की तो ये ट्रेसिंग हुई। अब आप पुनीत सिंह जग्गी साहब जो इनके ब्रदर हैं और प्रमोटर हैं उनका देखिए आप, उनकी ट्रेसिंग हुई 13 करोड़ 55 लाख की। उसमें पत्नी के नाम जो उन्होंने ट्रांसफ़र किए 1 करोड़ 13 लाख रुपए, माँ के नाम किए 87,52,000। अरे माँ को कम किए, अब ठीक है माँ को थोड़े ज़्यादा करने चाहिए थे वैसे मेरे हिसाब से। और सऊद जो दिरहम खरीदे साहब, घूमने गए होंगे यूएई शारजा मैच वैच देखने, 66 लाख। कार्ड का पेमेंट किया 50 लाख का कार्ड का पेमेंट, ठीक है। और ऑनलाइन बिल पेमेंट किया 11 लाख। अब आप और देखिए, अभी सितंबर 22 में इनका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट आया और आप कई जो है ना मीडिया में कई जगह और सोशल मीडिया में कई लोग से ये सुनते होंगे प्रमोटर खरीद रहा है, प्रमोटर खरीद रहा है। अब आप देखिए प्रमोटर कैसे खरीद रहा है, प्रमोटर पैसे डाल रहा है, ऐसे भी सुनते होंगे आप। अब आप सुनिए कि और ये कहा जाता है अगर प्रमोटर पैसे डाल रहा है ना तो वो शेयर अच्छा है, उसको कंपनी के भविष्य में मतलब भविष्य ग्रोथ की संभावना ज़्यादा। अब आप देखिए कैसे प्रमोटर पैसे डालता है। जैनसोल से इनका प्रेफरेंशियल इनका जो आया इशू वो आया सितंबर 22 में। अब इन्होंने क्या किया, ये सेबी की ट्रैकिंग है सारी। जैनसोल से 10 करोड़ लिए गए, वो 5 करोड़ अनमोल जग्गी को दिए गए और 5 करोड़ पुनीत जग्गी को दिए गए। इन दोनों ने क्या किया, वो ये 10 करोड़ रुपया जैनसोल वेंचर्स में लगा दिया। एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, जैनसोल से लेना देना नहीं, अलग नाम ही सेम है, थोड़ा सिमिलर है, वहाँ ले दी। अब ये जो वहाँ जैनसोल वेंचर्स ने से 10.09 लाख इन्होंने लिए, किसने, पुनीत सिंह जग्गी और अनमोल सिंह जग्गी ने। देखिए रूट कैसे हो रहा है, रूट हो रहा है ये अलग अलग। अब आपने किससे लिए, आपने लिए जैनसोल वेंचर से, कितने लिए, 10 करोड़ 9 लाख रुपए, और वहाँ से आपने सब्सक्राइब कर लिया। आपने पैसे ओरिजिनल कहाँ से आए, ओरिजिनल आए आपके जैनसोल इंजीनियरिंग से। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, और आप और हम इसी भ्रम में फंसे रहते हैं प्रमोटर में पैसे डाल रहा है इसलिए प्रमोटर ने खरीदा है माल, पर प्रमोटर जो है इतना बढ़िया आदमी है, प्रमोटर ये कर रहा है तो इस कंपनी के तो मतलब वारे न्यारे होने वाले हैं अगर प्रमोटर पैसा। आप देखिए कैसा प्रमोटर पैसा डालता है। फिर इन्होंने शेयर की ट्रेडिंग यानी अपने शेयरों में मैनिपुलेशन भी करवाया, शेयर खुद के शेयर की ट्रेडिंग करवाई है। कैसे, सेबी का डेटा है ये, अप्रैल 2022 से दिसंबर 2024 तक इनकी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वेलरे। तो जैनसोल इंजीनियरिंग ने वेलरे को 101 करोड़ रुपए दिए और उस 101 करोड़ रुपए को समय समय पर शेर खान को ट्रांसफ़र किए गए। मतलब शेयर खरीदेंगे तो आप शेर खान के थ्रू अगर शेयर खरीदेंगे तो आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये 101 करोड़ जैनसोल से लेके वेलरे को दिए गए। वेलरे ने, एक कंपनी है वेलरे, और शेर खान को दिए और उसके माध्यम से इन्होंने 161 करोड़ 22 लाख समय समय पर टुकड़े टुकड़ों में मतलब खरीदा बेचा तो 161 करोड़ 22 लाख रुपए की जैनसोल इंजीनियरिंग के शेयरों में बाइंग किए और 178 करोड़ 178 करोड़ 59 लाख की सेलिंग की। तो वहाँ पर भी मैनिपुलेट करके पैसा कमा रहे हैं, अपने शेयर को बढ़ा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। तो सारा ही फर्जीवाड़ा है इसमें। तो ऐसे शेयर से जहाँ हाइप हो, जहाँ आपको डाउट लगता हो, जहाँ कंपनी के फंडामेंटल के ऊपर आपको ऐसा लगता हो कि क्या ऐसी कंपनियाँ संभव हैं, ऐसी सोने की बनी हुई कंपनियाँ, क्या ऐसी कंपनियाँ संभव है, तो उसमें थोड़ा सा आप स्टडी करें, प्रमोटर को देखें, प्रमोटर की बातों को सुनें और तब पता लगाएं कि क्या मेरा हार्ड एंड मनी इस कंपनी में लगाने लायक है, क्या ये प्रमोटर पे मैं विश्वास कर सकता हूँ कि मेरा पैसा भाई तुम्हारे हाथों में सुरक्षित रहे, तुम अच्छे से कंपनी चलाओ ताकि मेरा पैसा बढ़े। जैनसोल में तो ऐसा नहीं लगता। तो आज के लिए इतना ही।
नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।